वेलकम बैक गाइस। तो इसके पहले वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या स्पेस में ग्रेविटी है, अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों। बेसिकली ये सवाल है ना बहुत एक कोरंडरम क्रिएट करता है हमारे दिमाग में कभी कभी बात करते समय फ्रेंड्स के साथ कि यार एक बोलता है कि है, एक बोलता है कि नहीं है। स्पेस में ग्रेविटी है लेकिन इट इज़ माइक्रो ग्रेविटी। अभी आपके मन में एक और सवाल आ गया कि इसके अलावा मैंने एक और सवाल पूछा था कि व्हाई डू एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट इन स्पेस इफ इट हैज़ ग्रेविटी। क्योंकि ग्रेविटी के हिसाब से क्या होता है कि पुल करता है ऑब्जेक्ट्स, लेकिन स्पेस में अगर मैं सबसे पहले जो जवाब देता हूँ माइक्रो ग्रेविटी जो बोल रहा था मैं उसको पहले क्लियर कर लेता हूँ। माइक्रो ग्रेविटी मतलब क्या? माइक्रो मीन्स व्हाट? नॉर्मल भाषा में अगर इंग्लिश में बोलूँ माइक्रो मतलब वेरी स्मॉल। तो स्पेसक्राफ्ट या फिर स्पेस जो है एक बहुत बड़ा जगह है, बहुत इल्यूमिनस एरिया है वो जगह। एंड उसमें अगर आप छोटा सा एक स्पेसक्राफ्ट या फिर जो एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं उनको अगर भेजेंगे इट विल बी माइक्रो एज कम्पेयर टू द स्पेस एरिया। ये पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, माइक्रो ग्रेविटी स्पेस में है ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि स्पेसक्राफ्ट जाती है वहाँ पे, इट ऑल्सो फ्लोट्स, स्पेस स्टेशन है वहाँ पे, बहुत एस्ट्रॉइड बेल्ट है, कॉमेट्स है, प्लैनेट है, खुद मून है हर प्लैनेट के लिए जो रिवॉल्व करते हैं। इन सबको उस ऑर्बिट में घूमने की ताकत कौन देता है? क्योंकि हमें ये मालूम है कि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल पुल है। बेसिकली हम लोग जो एग्जांपल देख रहे हैं, चलो अर्थ के पास ग्रेविटेशनल पुल है ये सबको मालूम है, लेकिन ग्रेविटेशनल पुल का मतलब क्या? अर्थ के अंदर जो चीज़ है उसको वो पुल कर सकता है अपने आसपास फटाफट तरीके से। लेकिन हमें हर बार हमें एक चीज़ मालूम पड़ती है कि स्पेसक्राफ्ट या फिर रॉकेट जब हम लोग भेजते बाहर, अर्थ के बाहर स्पेस में जब भेजते हैं, then to the scientists say that it has to cross certain distances from earth in order to escape that particular gravitational pull of earth. अब यही चीज़ मेन करती है कि ये जो स्पीड या फिर डिस्टेंस की जो मैंने बात की जिसको एस्केप करना पड़ेगा अर्थ से, जो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए ही हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो मैं अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा, जिसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी एंड बाइंडिंग एनर्जी। अब जो मैंने जो सवाल पूछा था उसका प्रॉपर आंसर ये है कि स्पेस में ग्रेविटी है जिसको हम माइक्रो ग्रेविटी बोलते हैं। माइक्रो ग्रेविटी का मतलब कि माइक्रो मीन्स स्मॉल, विच मीन्स एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट इज एस्ट्रोनॉट कैन फिंगर टिप द 100 or 1000 pounds weight in their fingers। मतलब एस्ट्रोनॉट्स आराम से अपने फिंगर टिप में उनसे डबल ट्रिपल ज़्यादा वेट वाले ऑब्जेक्ट्स को हिला सकते, रख सकते, छू सकते, धक्का दे सकते, क्योंकि वहाँ पे वेटलेसनेस का प्रॉपर्टी है। वेटलेसनेस वो भी एक चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट है जो ग्रेविटेशन में बताऊंगा मैं, जिसमें हम सबसे पहले शायद मैंने वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि वेट और मास अलग होता है। अब एक और चीज़ एक्स्ट्रा ऐड होगा कि वेटलेस, क्योंकि तुम्हारे टेस्ट में भी ये क्वेश्चन है वाई डू एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट इन स्पेस। ये एक डिड्यूनो में एक क्वेश्चन है, उसका एक आंसर भी है। एस्ट्रोनॉट्स इसलिए फ्लोट करते हैं क्योंकि वहाँ पे उनका शरीर या फिर उन लोग जो स्पेसक्राफ्ट जो स्पेस सूट पहनते हैं उसके बाहर भी अगर उन लोग अगर स्पेस ट्रैवल करना चाहते हैं तब भी उनका जो मास रहता है, उनका बॉडी मास हैज़ नो मोर, मतलब वो मास उनका जो है इट इज़ नॉट मोर और मच दैन द मास ऑफ द स्पेस। मतलब पूरे के पूरे ब्रह्मांड विश्व में जितने भी जगह है उनका जो मास और वेट है उसके रिस्पेक्ट से अगर मैं इसको इस छोटे से एस्ट्रोनॉट को देखूँ, इसका मास को देखूँ, देन इट इज नेग्लिजिबल। इसकी वजह से इसका मास इज नोन एज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज वेटलेसनेस। एस्ट्रोनॉट्स फील वेटलेसनेस एंड देयरफॉर दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्री फॉल और फ्लोट ऑन द स्पेस, इसीलिए वो फ्लोट करते हैं। फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो यही चीज़ यहाँ पे होती है, इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट करते हैं। और माइक्रो ग्रेविटी याद रख लो कि स्पेस में ग्रेविटी है लेकिन माइक्रो ग्रेविटी हम लोग बोल सकते हैं एज ए स्पेसिमन। माइक्रो ग्रेविटी का ये मतलब नहीं कि जीरो ग्रेविटी, वो गलत हो जाएगा उसका मतलब। माइक्रो ग्रेविटी मीन्स व्हाट? अ सर्टेन थिंग व्हिच हैज टू कीप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब उस जगह पे उसको रखना चाहिए। मतलब एग्जाम्पल, अर्थ के रेवोल्यूशन में मून घूमता रहता है, मतलब मून रिवॉल्व करता है अर्थ के इसमें ऑर्बिट्स में,
तो ये ऑर्बिट में मून को रिवॉल्व करने के लिए कोई तो ताकत रहनी पड़ेगी, अर्थ को भेजना पड़ेगा वहाँ पे कोई ताकत, ताकि मून उसी ऑर्बिट में घूमते रहे, उसको रिवॉल्व करते रहे. It is nothing but the gravity which makes the moon to revolve around the earth. Similarly, all the planets revolve around the sun. Why does it happen? Same gravity. लेकिन उस gravity से pull नहीं करता कोई भी चीज, मतलब sun doesn't pull all the planets to itself. ये नहीं हो रहा. It just keeps the planet floating at a particular orbits in which they are revolving. तो आज का ये सवाल क्लियर हो गया. अब इसके आगे एक फन फैक्ट जो हम बोल रहे हैं, वो आज का एक फन फैक्ट ये है कि हमें हमेशा, हम लोग को इसके पहले प्रीवियस वीडियो में शायद आखिरी में लिखा था 365 और 366 डेज. वो 366 का जो स्पेसिफिक है समझ, आपको शायद समझ में ना आए, एक बार क्लियर कर दो. वो फन फैक्ट ये है कि जो 365 डेज ही लगता है अर्थ को घूमने के लिए, एक्चुअली टोटल जो प्रॉपर अगर फिगर बताओ घूमने का, जो रेवोल्यूशन का टाइम है अर्थ का, दैट इज somewhat 365.23 I guess. लेकिन ये जो वैल्यू है हर 4 साल के बाद ये लगातार यही वैल्यू रहेगी. तो एट सम टाइम 4 इयर्स के बाद ये चीज 1 हो जाएगा 0.1. तो एक्स्ट्रा ऐड होता है यहाँ पे, ये 1 जो है यहाँ पे कैरी होके यहाँ पे ऐड होने की वजह से ये 366 बनता है. Hence it is known as the earth takes either 365 days or it takes 366 days at leap year. Leap year मतलब 4 years के बाद बोल रहे हैं. उसका मेन फंडामेंटल क्या है कि वो हम लोग का जो अप्रोक्सीमेशन है अर्थ घूमने का, वो टाइम डेसिमल वैल्यूज जो हमने बताए नहीं गए थे, सिर्फ 365 बोलते जा रहे हैं हम लोग स्कूल या फिर हम लोग के पढ़ाई के काम में. लेकिन उसका प्रॉपर जो हम लोग देखा जाए, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो, 365 पॉइंट समथिंग है उनका. डेज कुछ लगता है 2-3 डेज मोर लगता है अर्थ को रिवॉल्व करने के लिए. वो 2-3 डेज लगातार हर 4 साल प्लस 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 होने की वजह से वो 366 बनता है. हेंस आफ्टर एवरी 4 इयर्स 366 हो जाता है, इसलिए उसको लीप ईयर कहा जाता है. तो आज का फन फैक्ट ये था. तो हम अभी आगे बढ़ते हैं. इसके पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि व्हाट आर द केपलर्स लॉ. 3 लॉ बताया था, ऑर्बिटल, एरियल वेलोसिटी लॉ और हार्मोनिक लॉ. तीनों लॉ मैंने बता दिए थे. एंड उसका मैंने बताया भी था कि केपलर कुड नॉट डिफाइन और कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाट इज ग्रेविटेशन थ्रू हिज थ्योरी. तो उसके लिए मदद करने के लिए क्या न्यूटन साहब ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को प्रपोज किया. एंड नाउ व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, it states that the universal law of gravitation states that 2 or more objects present having a matter present in the universe attracts each other. मतलब एक ऑब्जेक्ट समझो A है या ऑब्जेक्ट B है, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे. कैसे? with a force F which is directly proportional to its masses. प्रोडक्ट ऑफ मासेस मतलब अभी ऑब्जेक्ट है, उसके पास मैटर है, कंपोजिशन है, साइज है, सब कुछ है, तो ऑफ कोर्स उसके पास मास भी रहेगा. कुछ तो मास, नेग्लिजिबल मास रहेगा. अब वो मास का जो प्रोडक्ट रहता है उससे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स. दिस फोर्स इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज टॉकिंग. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैंने सबसे पहले वीडियो इंट्रोडक्शन में बताया था कि इट वाज एन अप्रोक्सीमेशन दैट वाज क्रिएटेड बाय न्यूटन in order to explain the gravitational force. तो ये जो फोर्स है इसका स्टेटमेंट कैसा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कि the two objects present in the universe having a matter attracts each other with a force which is directly proportional to the product of masses and they are inversely proportional. This force is inversely proportional to the square of distance between them. अभी between them में बच्चे लोग कभी-कभी गलती करते हैं. बच्चे लोग सोचते हैं कि हाँ चलो इसका सर्कमफ्रेंस जो रहता है उसका दूसरे ऑब्जेक्ट का जो सर्कमफ्रेंस रहता है उन दोनों का जो डिस्टेंस उसके बीच में आता है उसको हम लोग गिनेंगे. गलत. मतलब बच्चे लोग क्या सोचते हैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस रहेगा उसको ये सर बोल रहे हैं. नहीं, I am talking the distance that is taken from the centers of the objects. ये जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम लोग
that must be from the center of the objects या फिर यूनिट मास। तो आपको एक बार बता देता हूँ ये स्टेटमेंट क्या बताता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन proposed by Newton states that the two objects having a matter present in the universe attracts each other with a force that is directly proportional to the product of masses and it is inversely proportional to the square of distance measured from the center of the objects। वो याद रख लो। अभी ये जो मेन इसका जो लिखावट है इसको हम लोग अगर बेसिकली अगर मैथमेटिकल प्रूफ के हिसाब से जो सर न्यूटन ने बताया था उसके हिसाब से सॉल्व करने को जाए, सबसे पहली बात हमें ये याद आएगा कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ये क्लियर है। f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब सेंटर से जो लिया गया डिस्टेंस है यही मालूम पड़ेगा। अब टोटली अगर हम लोग बांधने जाए मतलब ये फोर्स किस तरह से इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, कुछ इस तरह से। अभी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमें हटाना पड़ेगा, हमेशा हम लोग निकालते हो चीज को कोई कांस्टेंट लेके एंड दैट कांस्टेंट इज g। अब इसके पहले एक चीज, यह g आने के पहले why do we require this gravitational constant to be used for equalizing these two sides। मतलब फोर्स जो लग रहा है ये दो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए उसका मुझे यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को क्यों यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि ये पूरे के पूरा मैथमेटिकल प्रूफ में अगर फोर्स की एसआई यूनिट की बात करूँ तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, दैट इज गिवन बाय n। और अगर मास की बात करूँ, अगर राइट हैंड साइड की बात करूँ मैं, तो इधर मेरा एसआई यूनिट्स क्या जाएगा, मास का मतलब किलोग्राम, ऑफ कोर्स एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, तो दो मास है प्रोडक्ट में मतलब किलोग्राम स्क्वायर पर डिस्टेंस स्क्वायर बोल रहा हूँ, तो डिस्टेंस एसआई यूनिट अगर बोल रहा हूँ तो मीटर स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर न्यूटन, ये आरएचएस है, ये एलएचएस। आर दे इक्वल? नो। क्यों? क्योंकि न्यूटन को अगर हम लोग बात करने को जाए तो इट इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी और इसका जो यूनिट है क्या इस यूनिट से मिलता जुलता है? नहीं, इसीलिए हमें यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जरूरत होती है। एंड ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू है इट इज नथिंग बट g इज इक्वल टू 6.67408 into 10 to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये वैल्यू है g का। सो ये पूरा लॉ क्या बताता है मुझे, दो बॉडीज को अट्रैक्ट करने के लिए कौन सा फोर्स लगता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसका फोर्स का फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, and it is inversely proportional to the square of distance taken from the center of the objects। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट g है। अब ये g का कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ, कुछ फन फैक्ट्स g के बारे में। कैपिटल G दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका जो वैल्यू है इट इज नॉट एक्यूरेट वैल्यू, इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब क्योंकि ये जो वैल्यू है ये g का जो यूज है न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कैपिटल जी को यूज किया, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में। इसके अलावा रिलेटिविटी थियरी को निकालने के लिए भी न्यूटन ने कैपिटल जी को यूज किया, बट एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ जी चेंज, दैट इज 6.67473 into 10 to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, ऐसा लिखा था। मींस द डेसिमल वैल्यूज आफ्टर द पॉइंट चेंजेस। अभी आप सोचते रहोगे सर इतना छोटा छोटा डेसिमल वैल्यूज तो क्या अभी चेंज हो रहा तो होने दो ना, लेकिन इससे पहले सेम रह रहा है, फर्क पड़ता है। क्योंकि ये अगर रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट की बात करो तो ऐसा न्यूटन साहब ने बताया था, प्लैंक के हिसाब से, प्लैंक्स जो थियरी क्वांटम थियरी बताया था उधर जी का वैल्यू बदल गया था। तो ये जी का जो वैल्यू है ये बदलने का मेन वैल्यू इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि इसका प्रॉपर वैल्यू अगर हमारे टेक्स्ट बुक में अगर हम देखें तो 6.67 ही सिर्फ दिया है हमें, उसके आगे का डेसिमल वैल्यूज दिया नहीं, क्योंकि वो
अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से 6.67, ये कभी बदलता नहीं है, ये फिगर बदल रहा नहीं है, सिर्फ आगे के 3 डेसिमल वैल्यूज बदल रहे हैं, इसीलिए दिस इज कंसिडर्ड एज स्टेबल। एंड इसीलिए हम लोग हमारे टेक्स्ट बुक में भी यही दिया है सिर्फ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बट दिस वैल्यू ऑफ g इज एन एवरेज वैल्यू ऑफ 2, मतलब g हैज अ रेंज फ्रॉम अ लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, यानी g का लोअर लिमिट क्या है 6.67377 into 10 to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, एंड इसका अपर लिमिट क्या है 6.67493 into 10 to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। मतलब g का वैल्यू इस रेंज में रहेगा, यही रहेगा, वो बोला नहीं कि इस रेंज में रह सकता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके अलावा g का एक एक्स्ट्रा फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है कि g डजंट डिपेंड अपॉन द मीडियम, मतलब कोई भी इंटरफेसिंग मीडियम में g का कोई लेना देना है नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट। थर्ड थिंग, जो ग्रेविटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, दिस फोर्स इज वीकर देन द 4 फंडामेंटल इंटरफेसिंग सिचुएशंस और फोर्सेस प्रेजेंट इन फिजिक्स। कितना छोटा है, कितना वीकर है, gravitation is 10 to power 38 times weaker than weaker interactions. It is weaker than 10 to power 39 strong interactions. 10 to power 26 times weaker than electromagnetisms. ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, लेकिन इतना वीकर है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पुल करता है, इट कैन नॉट लीव बैक और पुश दैट ऑब्जेक्ट। ये समझो आप, अब ये क्लियर हो गया जी के बारे में कि इसका 2 मैंने फन फैक्ट बता दिया कि एक इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन में लिया गया, दूसरा इसका इंटरफेसिंग मीडियम में इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा मेरे को एक और बताना है कि अगर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ए से बी के तरफ जा रहा है, मतलब इफ ए इज अप्लाइंग द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बी, देन इट इज नोन एज FAB। ये तो नॉर्मल हमको मालूम है। अभी आपके दिमाग में ये रहेगा कि यार सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बी ए में आ सकता है, ऑफ कोर्स इट इज राइट, एफ ऑफ बी ए भी हो सकता है। अभी एक प्रॉब्लम आपके समझ दिमाग में आ रहा है कि सर इन दोनों का वैल्यूज क्या सिमिलर रहेंगे कि डिफरेंट रहेंगे। यही है सबसे फन फैक्ट जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन साहब ने बताया था, वो ये है कि एफ ऑफ ए बी इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू एफ ऑफ बी ए, व्हिच मींस force applied by object A on object B is equal, having equal value but opposite मतलब अगर इसका वैल्यू 1.610 पॉजिटिव अगर आ रहा है तो f of B to A 1.610 तो आएगा, लेकिन इट विल बी नेगेटिव। वो एक बात याद रख लेना। तो आज हम लोगों ने ये देख लिया कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब क्या है, स्टेट क्या कर रहे थे न्यूटन। इसमें एक चीज सिर्फ आपको याद ध्यान नहीं है कि फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो लिखा है मैंने प्रोडक्ट ऑफ मासेस और डिस्टेंस का जो स्क्वायर ले रहा हूं, इस चीज को समझो बरोबर। अगर मैंने मासेस दोनों, कोई भी एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का मैंने अगर मास बढ़ा दिया, डबल कर दिया, द फोर्स विल आल्सो बी डबल्ड, ट्वाइस द टाइम्स विल, मतलब उसका जो आंसर निकलेगा इट विल डबल। मतलब अगर ए का समझो नॉर्मल, अगर उसका मास रहेगा 2 किलोग्राम, अगर मैंने इसको डबल कर दिया 4 किलोग्राम कर दिया मैंने, तो ये फोर्स भी डबल हो जाएगा। बट अगर डिस्टेंस बड़ा कर दिया मैंने, समझो डिस्टेंस अभी फिलहाल के लिए 2 किलोमीटर है, अगर मैंने उसको बढ़ा दिया 4 मीटर कर दिया मैंने, डबल कर दिया उसको, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा जो ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए यूज करेंगे, दैट विल गेट डिक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, ट्वाइस। वो याद रख लो। मतलब यहाँ पे ये चीज समझना है कि अगर ज्यादा डिस्टेंस तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स गेट्स डिक्रीज्ड, लेस डिस्टेंस मोर मास मोर ग्रेविटेशनल फोर्स। इतना आपको समझा रहेगा ऐसा मुझे लगता है। कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे ईमेल आईडी और मेरे व्हाट्सएप नंबर में भेज सकते हो। प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।